गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का पहला टॉपिक हमारा है टॉय कैथॉन 2021। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती स्मृति ईरानी जो हैं उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। तो देखते हैं ये टॉय कैथॉन 2021 है क्या। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 5 अदर मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उनके साथ मिलके इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। ठीक है, ये 5 मिनिस्ट्रीज़ लिखी हुई हैं यहाँ पे। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एमएसएमई और टेक्सटाइल्स, ये इनके साथ मिल के जॉइंटली इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इसका मोटिव है कि न्यू और इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएँ ताकि हम लोकल मटेरियल्स का यूज़ करते हुए हम बहुत अच्छी क्वालिटी के टॉयज़ बना सकें जो हमारे इंडियंस की भी नीड्स को पूरा कर सकें और जो ग्लोबल मार्केट है उसमें भी हम उसको सप्लाई कर सकें। ठीक है, तो इसको 3 लेवल पर इसको खेला जाएगा। इस हैकाथॉन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ट्रैक 1 में सिर्फ जूनियर लेवल पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब स्कूल के बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे और वो छोटे बच्चों के टॉयज़ जो होते हैं, जो 0 से 3 ईयर्स या 4 to 10 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए कैसे टॉयज़ होने चाहिए उसके डिज़ाइन जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर जो ट्रैक 2 है उसमें सीनियर लेवल पार्टिसिपेंट्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं और जो फैकल्टी है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की वो दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़े बड़े बच्चों के लिए जो है उनको उनके टॉयज़ जो हैं वो बनाने की बात की जा रही है, उसके डिज़ाइन बनाने की बात की जा रही है। इवन इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, मैकेट्रॉनिक्स जो हैं ये सब लगा होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सारे जो टॉयज़ हैं ये बनाने की इसमें जो है वो एक तरह से ट्राई किया जाएगा। ठीक है, जो ट्रैक 3 लेवल है वो असली लेवल है, वो है स्टार्टअप प्रोफेशनल लेवल, जिसमें न्यू आइडियाज़ और न्यू डेवलपमेंट की जाएंगी और जो है ऐसे टॉयज़ बनाए जाएंगे जो कि फ्यूचर में काम आ सकते हैं और फ्यूचर इंडस्ट्री जो है टॉय इंडस्ट्री उसकी जो नीड्स को वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या ज़रूरत है ये हमको टॉय कैथॉन जो है ऑर्गेनाइज करने की। इंडिया की जो टॉय मार्केट है वो $1.5 बिलियन की है। ठीक है, लेकिन इसमें से 85% जो टॉयज़ हैं इंडिया उनको इम्पोर्ट करता है अभी। ठीक है, और ग्लोबल टॉय मार्केट हमारी $100 बिलियन की है। तो हमको अगर इसको टैप करना है तो हमको इंडिया में ही जो है वो मेड इन इंडिया टॉयज़ बनाने पड़ेंगे जो कि इंडियन और ग्लोबल दोनों मार्केट्स की जो है नीड्स को कैटर कर सकें। ठीक है, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस टॉय कैथॉन की? सबसे बड़ी तो यही सिग्निफिकेंस है कि ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है यंग इनोवेटिव माइंड्स को कि वो अपनी आइडियाज़ लेके आएँ ताकि हम मैन्युफैक्चर कर सकें न्यू टॉयज़ को। ठीक है, फिर अब जब अच्छे टॉयज़ जब मार्केट में आएंगे तो जो बच्चों के ऊपर बर्डन है रॉट लर्निंग का वो भी कम होगा और वो एक तरह से इंटरैक्टिव तरीके से न्यू सब्जेक्ट्स को, साइंस को खासकर जो है वो लर्न करने में उनको आसानी होगी। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। टॉयकथॉन 2021। सो यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती स्मृति ईरानी has virtually inaugurated this toykathon. And what is this toykathon? It is organized by the Ministry of Education in coordination with 5 other ministries, and it basically aims to conceptualize new and innovative ideas to manufacture toys using the local materials. Okay, so through this toykathon we want to bring up new ideas so that we can manufacture high quality toys for the Indian and global markets. Okay, so how this will be organized? So at track 1 junior level participants will be participating in this toykathon, which will comprise of school students. Okay, so they will be making new designs for the toys for children who are of the age of 0 to 3 years and 4 to 10 years. Okay, in the second track senior level participants will be available here, and they will comprise of students and faculty from the higher education institutions. Okay, so they will be focusing on developing toys or their concepts for the 0 to 3 year, 4 to 10 year and 11 years and above category, and they will basically focus on electronic toys also, including the ones which have augmented reality, robotics or virtual reality. So they will design toys based upon these new ideas. Okay, the biggest one is the third track, under which startup and professionals will be cooperating, and they will suggest new and innovative techniques to develop the prototypes of future toys. Okay, with these prototypes will be used
to enable the toy industry in boosting up the production and the quality of toys that are made in Indian market. Okay, so what is the need of this Toycathon? So as we know that Indian toy market is almost the $1.5 billion worth, and we are importing 85% of our demand for toys from the international market. So we want to bring down this cost. Okay, and we also want to tap the $100 billion market of toys in the that is the global market. Okay, so this Toycathon will basically provide opportunity to young innovative minds so that they can present new ideas which can be utilized in the manufacturing of toys in India for the rest of the world. Okay, so these new toys will also help the students or the children to ease the burden of rote learning, and with this new and innovative toys they can learn science and other subjects without much difficulty. Okay, so now let us see the next topic, which is film certification. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल जो है वो पब्लिक डोमेन में रखा और कहा है कि कमेंट्स मांगे हैं इसके लिए बेसिकली। तो इसके अंदर क्या किया जा रहा है, सेंटर जो है वो अपने पास पावर ले रहा है, रिविजनरी पावर्स और री एग्जामिनिंग की भी पावर ले रहा है। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि सीबीएफसी जब कोई फिल्म क्लियर कर देता है तो उस फिल्म को क्लियर करने के बाद जो है सेंटर जो है जनरली जो है वो रिवाइज नहीं कर सकता, या फिर उस अगर समझ लो सीबीएफसी ने किसी फिल्म को क्लियर कर दिया है तो सेंटर उसके ऊपर रोक नहीं लगा सकता क्योंकि उसको सीबीएफसी ने क्लियर कर दिया, या फिर वो उसको री एग्जामिन करने के लिए भी नहीं बोल सकता सीबीएफसी को। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है इसके अंदर जो है ये प्रोविजन डाला जा रहा है कि वो सीबीएफसी द्वारा क्लियर की गई मूवीज़ के ऊपर भी अगर चाहें तो उसको रिवाइज कर सकते हैं और रोक लगा सकते हैं, या फिर सीबीएफसी को कह सकते हैं कि आप एक बार अपने डिसीजन को दोबारा री एग्जामिन करो। ठीक है, तो वैसे तो हमारे जो एग्जिस्टिंग एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 6 जो है वो कहता है कि सेंटर जो है वो रिकॉल कर सकता है सीबीएफसी के डिसीजन को और कह सकता है कि आपने जो भी प्रोसीडिंग्स की हैं इसको फिल्म को सर्टिफाई करने के लिए उसको एक बार आप दोबारा देखो, और उसके डिसीजन को रिवर्स भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था, नवंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसको जो है अपहेल्ड किया था, जिसमें कहा था कि सेंटर जो है वो अपनी रिविजनरी पावर्स जो कि इस एक्ट में अवेलेबल हैं उनको नहीं यूज कर सकता विद रिस्पेक्ट टू सीबीएफसी। ठीक है, तो इसके बाद से जो है सेंटर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन की पावर थी वो खत्म हो गई थी, इसीलिए ये बिल लेके आया जा रहा है ताकि सेंटर की जो इंटरवेंशन की पावर है उसको दोबारा से रिन्यू किया जा सके। ठीक है, अब इसके अंदर होगा क्या कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई जो है सीबीएफसी ने जो है मूवी को पास कर दिया है, किसी फिल्म को पास कर दिया है, तो वो सीबीएफसी को कह सकता है कि आप इसको री एग्जामिन करो और इस जो इस मूवी को आपने पास कर दिया है उसको एक बार आप दोबारा री एग्जामिन करो। ठीक है, फिर अब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जो बाद में कंट्रोवर्सी हो जाती है, सीबीएफसी के क्लियर होने के बाद भी कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि वो उसको वीटो कर सके सीबीएफसी के डिसीजन को, ताकि जो है सोसाइटी में माहौल ख़राब ना हो। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जो है फिल्म सर्टिफिकेट एपिलेट ट्रिब्यूनल, तो आपको पता है ना कि सीबीएफसी के जो डिसीजन के अगेंस्ट कोई मूवी मेकर्स जो थे या फिल्म मेकर्स थे वो इस ट्रिब्यूनल में चले जाते थे, लेकिन अब इस ट्रिब्यूनल को हटा दिया गया और उनको कहा है कि आप हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उसके बाद से ये डिसीजन आना इसके अगेंस्ट जो है कुछ फिल्म मेकर्स जो है वो बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें न्यू क्लासिफिकेशन भी दे दी है, एज बेस्ड सर्टिफिकेशन मिलती है ना, यू फिर यूए और ए। ठीक है, तो उसमें जो यूए कैटेगरी होती है जिसमें होता है कि पेरेंटल गाइडेंस के बाद जो है चिल्ड्रन अंडर 12 जो हैं वो मूवी को देख सकते हैं या फिल्म को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस यूए कैटेगरी के अंदर सब क्लासिफिकेशन कर दी है अब। ठीक है, जिसके अंदर यूए 7+, यूए 13+, यूए 16+ जो है वो ये ड्राफ्ट जो है वो लेकर आ रहा है। ठीक है, फिर अभी तक क्या होता था कि सीबीएफसी जब किसी मूवी को या किसी फिल्म को सर्टिफाई करती थी तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स की होती थी, लेकिन अब ये ड्राफ्ट जो है बिल वो कह रहा है कि अब एक बार अगर सर्टिफिकेशन हो गई तो वो लाइफ टाइम के लिए जो है सर्टिफिकेशन मानी जाएगी। ठीक है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें पायरेसी के अगेंस्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं। ठीक है, सेक्शन 6A जो है वो इसका कहता है कि अगर कोई पायरेसी करता है तो उसको पनिशेबल है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 महीने से लेकर 3 साल तक की,
और उसके ऊपर फाइन भी हो सकता है 3 लाख से लेके 5%, जो कि उसकी फिल्म की ऑडिटेड ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट थी उसकी 5% तक की कॉस्ट जो है वो उसके ऊपर लग सकती है एज अ फाइन, ठीक है, और ये दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यू चेंजेस आए हैं इसमें, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, फिल्म सर्टिफिकेशन। सो सेंटर हैज released the draft cinematograph amendment bill 2021, and it has invited comments from the public for this. And this draft basically aims to give the center revisionary powers and the power to ask the CBFC to re-examine its decisions with respect to the films that they have cleared. Okay, so currently under section 6, the center could ask the CBFC for the records of proceedings in relation to that film's certification, and it also had the power to reverse the decision of the board. But during a judgment during November 2022, the Supreme Court upheld the judgment passed by the Karnataka High Court that center cannot use this Section 6 power, and it cannot re-examine or revise the orders passed by the CBFC in terms of film certification. So this basically took away the powers of the central government with respect to the passing of a film certification. Okay, so now they have introduced this draft so that the government intervention can be restored again to this act. Okay, so now on the receipt of any references from the public to this central government, the central government may ask the chairman of the CBFC to re-examine the film that they have certified. Okay, so they have also introduced new age-based certification. We all know that we have certification criteria with respect to U, UA, and A. In the UA category, they have introduced new sub-classification, that is UA 7 plus, UA 13 plus, and UA 16 plus. Okay, so this 16 plus, 13 plus is basically the age group which can view the film. Okay, so they have also introduced a provision that the films that this CBFC will certify, this certificate will be valid for perpetuity. Okay, so currently when a film is certified by the CBFC, that certificate is valid for only 10 years. Okay, and there are strict provisions for piracy also. The section 6AA is introducing penal provisions for piracy. If in case someone is found to be involved in piracy, that person will be punishable with imprisonment for not less than 3 months, but it can also extend to 3 years. Okay, he or she can also be fined for rupees 3 lakh, and it can extend to as much as 5% of the audited gross production cost of the film. Okay, or it could be both also. Okay, so now let us see the next topic, which is Chief of Defence Staff. तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उन्होंने एक मीटिंग को चेयर किया है वाइस चीफ ऑफ 3 सर्विसेज के और चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम और फाइनेंस के। किस चीज़ के लिए ये मीटिंग की गई है? इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाने के लिए, ठीक है। तो प्लान ये है कि 4 इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस कमांड्स बनाई जाएंगी इंडिया में। एक तो होगी एयर डिफेंस एंड मैरीटाइम थिएटर कमांड्स, फिर इंटीग्रेटेड ईस्टर्न थिएटर एंड इंटीग्रेटेड वेस्टर्न थिएटर कमांड्स, ठीक है। तो ये 4 जो हैं, एयर डिफेंस कमांड, मैरीटाइम थिएटर कमांड्स, इंटीग्रेटेड ईस्टर्न थिएटर और इंटीग्रेटेड वेस्टर्न थिएटर कमांड्स जो है, ये करंटली जो है प्लान किया जा रहा है कि इनको बनाया जाएगा, ठीक है। तो अभी एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसमें बहुत सारे ये वाइस चीफ, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ एटसेट्रा, ये सारे लोग थे, जिसमें कहा गया था कि क्या हम पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी इन थिएटर कमांड्स के अंदर इंक्लूड करें और इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या होंगे, उसको भी स्टडी करने को कहा था, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है इस मीटिंग में डिस्कस की गई हैं। अब थिएटर कमांड होती क्या है? ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सारे मिलिट्री एसेट्स को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इसको हम जॉइंट कमांड भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि समझ लो नदन एक थिएटर कमांड बनाई जाए, ठीक है। तो उसके अंदर होगा क्या कि आर्मी के भी सारे रिसोर्सेज, नेवी के भी सारे रिसोर्सेज, एयरफोर्स के भी सारे रिसोर्सेज कंबाइन होके एक नदन थिएटर कमांड जो है उसको फॉर्म करेंगे, ताकि जो ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन है वो हम इंश्योर कर सकें, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एक ही जो है
सीनियर मिलिट्री कमांडर इन इस पूरे नदन, समझ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, नदन थिएटर कमांड को हेड करेगा, ठीक है। उसके अंदर ही जो है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही उसके अंदर आएंगे, ठीक है। और हो सकता है शायद पैरामिलिट्री को भी उसके अंदर डाल दिया जाए, ठीक है। उससे क्या होगा कि तीनों के जो एफर्ट्स हैं, एक ही पर्सन जो है वो उसको एक तरह से कंट्रोल करके उसको ठीक तरह से कोऑर्डिनेट कर पाएगा, ठीक है। तो अब जो है, अभी तक एक ऐसी जॉइंट कमांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जो कि है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। इसमें हमारी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों के जो है वो एक ही कमांड के अंडर जो है वो जो है उनका कंट्रोल दिया हुआ है, ठीक है। अब जो हमारी कारगिल रिव्यू कमेटी थी, शेख कातकर जो कमेटी थी, उन्होंने सबने यही रिकमेंड किया था कि एक चीफ ऑफ आई एम सॉरी जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स हैं वो होना ज़रूरी है, बिकॉज अभी हम कंपार्टमेंटलाइज्ड अप्रोच देखते हैं कि आर्मी अलग फंक्शन कर रही है, नेवी अलग फंक्शन कर रही है, एयरफोर्स अलग फंक्शन कर रही है, तो इनमें कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है, ठीक है। अगर हम इनको एक रीजन में इकट्ठा कर दें तो इनमें कोऑर्डिनेशन अच्छा हो पाएगा और एक ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा जो कि इनके डिसीजन ले सके, ठीक है। अब वो कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है जो कि इनमें ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन देखता है, वो है जनरली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो अब ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता क्या है ये भी देख लेते हैं। एक हाई मिलिट्री ऑफिस है जो कि ओवरसी करता है और कोऑर्डिनेट करता है तीनों सर्विसेज की फंक्शनिंग को, ठीक है। ये इसलिए बनाया गया ताकि तीनों की सर्विसेज की फंक्शनिंग जो है वो सीमलेस तरीके से और एक सिंगल पॉइंट पर जो हो सके, ठीक है। अब ये सिंगल पॉइंट एडवाइजर बन जाएगा हमारे एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट का, ठीक है। डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, तीनों के बिहाफ पे, तीनों सर्विसेज के बिहाफ पे ये जो है एडवाइजरी देते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लानिंग और मैनेजमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का रोल, ठीक है। मैंडेट क्या है, जो अभी रिसेंटली हमने पोजीशन बनाई है, उनकी क्या क्या पावर्स हैं। एक तो वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को हेड करते हैं, ठीक है। फिर आर्म्ड फोर्सेस जो है हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के कोऑर्डिनेशन और इनको हेड करने का काम भी ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ करते हैं, ठीक है। फिर इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, जिसमें आर्मी हेडक्वार्टर्स, नेवल हेडक्वार्टर्स, एयर हेडक्वार्टर्स और डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स हैं, उनको भी जो है डील यही करते हैं अकेले, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी भी जो है के अफेयर्स को भी यही देखते हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स रिलेटेड अगर कोई प्रोक्योरमेंट है वो भी जो है नॉर्मली यही देखते हैं, ठीक है। लेकिन कैपिटल एक्विजिशंस नहीं, ठीक है। कैपिटल एक्विजिशंस कौन से होते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी एक्विजिशन होती हैं, जैसे रफेल एयरप्लेन लेना है, वो सब गवर्नमेंट के डोमेन में है। जो छोटी मोटी प्रोक्योरमेंट की सर्विसेज हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तक ही चली जाती हैं, ठीक है। अब जो है इसका बैकग्राउंड देखते हैं इस पोजीशन का। सबसे पहला प्रपोजल जो है वो 2000 में कारगिल रिव्यू कमेटी ने दिया था कि एक पोजीशन होनी चाहिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, ताकि ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन हो सके। फिर जो इस केआरसी रिपोर्ट को, कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट को, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, उन्होंने भी कहा कि ये जो केआरसी रिपोर्ट कह रही है वो सही कह रही है, एक सीडीएस जो है वो एक होना चाहिए जो कि 5 स्टार ऑफिसर होगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने उस टाइम पर क्या किया कि एक इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो है वो बना दिया 2002 में, और वही कहा गया कि जब भी हम सीडीएस बनाएंगे तो उसका जो सेक्रेटरीट होगा यही होगा इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, ठीक है। फिर 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने नरेश चंद्र कमेटी बनाई, उन्होंने भी यही बोला कि एक जो है सीडीएस होना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सीडीएस को कहा कि सीडीएस की बजाय हम एक जो चेयरमैन है सीओएससी क्या है, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, उसको हम कहते हैं सीओएससी, ठीक है। अब ये सीओएससी जो है उसका जो चेयरमैन है वो एक 4 स्टार ऑफिसर होना चाहिए, और उसको हम जो है उतनी ही ऑलमोस्ट पावर दे देंगे जो है जितनी एक सीडीएस को होती है, ठीक है। तो अब जो है ये चेयरमैन जो चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी है, वो बेसिकली असल में पोजीशन क्या रह गई थी, वो बना तो दिया गया, लेकिन वो पोजीशन क्या थी कि जो भी आर्मी चीफ, एयर चीफ या फिर नेवी चीफ में से सबसे सीनियर होता था, वो ऑटोमेटिकली चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बन जाता था, ठीक है। फिर उसके रिटायर होने के बाद जो है जो भी सबसे सीनियर है वो बन जाता था, ठीक है। तो एक तरह से वो सिर्फ टूथलेस ऑफिस था, नाम का ही एक ऑफिस था, जो कि जिसमें सिर्फ सीनियर मोस्ट पर्सन जो है वो एक तरह से एक्सपोस्टो एक तरह से पोजीशन थी वो, ठीक है। तो अब जो है एक्स ऑफिशियो सॉरी, तो एक तरह से वो सिर्फ एक टूथलेस ऑफिस था, जिसको डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जो है 2015 में उन्होंने बोला था कि ये सिर्फ एक नाम का ही ऑफिस है और ये सिर्फ हमारा खर्चा हो रहा है, इससे डुप्लीकेशन ऑफ एसेट्स हो रहे हैं, हमको असल में सीडीएस की एक पोजीशन की ज़रूरत है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश।
Chief of Defence Staff. So General Bipin Rawat, the Chief of Defence Staff, he has chaired a meeting with the Vice Chiefs of three services, the Chief of Integrated Staff, and the representatives from the Ministry of Defence, Home and Finance over the creation of integrated theatre commands. Okay, so as we all know that there has been some buzz over the creation of theatre commands in India. So there has been a plan according to the officials, and there is a plan that we will be creating 4 integrated tri-services commands. So these will be the Air Defense Command, the Maritime Theatre Command, Integrated Eastern Theatre Command, and Integrated Western Theatre Command. Okay, so these 4 theatre commands are being planned currently, and a committee was also set up comprising of the vice chiefs of 3 services, chief of integrated defense staff, etc., to examine if we can also bring paramilitary forces under the purview of these theatre commands. So apart from the 3 services, the idea is also to bring the paramilitary forces stationed in that particular area under that theatre command. Okay, so what is basically a theatre command? A theatre command is an organizational structure which controls all the military assets in an area, so that we can utilize the entire assets at the optimum level. Okay, so a joint command is also called the theatre command. So let us take an example to understand this. So if there is a northern theatre command, okay, so what will happen under that command is all the resources of the army in that area, all the resources of the air force in that area, and all the resources of the navy in that area will be jointly controlled by a senior level military commander, under which all these 3 services in that area would operate. And there is also a proposal, as I've discussed, that the paramilitary forces operating in that area would also come under that the command of that senior military commander. Okay, so this will basically integrate all the components of the services, so that effective coordination can be ensured under that joint command. Okay, so there is one joint command currently in India, which is the Andaman and Nicobar Island Command. Okay, the Kargil Review Committee and the Shekatkar Committee both recommended that we should have integrated theatre commands so that we can ensure operational synergy between all these services. Okay, so the most important aspect of these theatre commands is the position of Chief of Defence Staff. Okay, so CDS is basically a high military office which oversees and coordinates the working of these 3 services. Okay, it offers seamless tri-service coordination, and this position acts as a single point advisor to the Prime Minister of India. Okay, and it advises the government on long-term defense planning and management also. This Chief of Defence Staff heads the Department of Military Affairs, and it acts as the coordinator of all these 3 services, and it also helps the government in procurement for the service for these services, except in case of capital acquisitions. So in case the government has to procure some very big equipment such as a Rafale aircraft or something like that, which are basically the capital acquisitions. In that case, the defense acquisition procedure or the Union Cabinet would basically take the decision. Okay, so this Chief of Defence Staff basically deals with the regular procurement, which is exclusive to the services. Okay, so let us see the background of this position, this CDS position. The first time this position was proposed by the 2000 Kargil Review Committee, and there was a group of ministers task force which was set up to study the recommendations of the KRC, and this group of ministers also recommended that there should be a position of CDS who would be a 5-star officer. Okay, but the government created an integrated defense staff which would later serve as the secretariat for the CDS whenever it would be created in the future. Okay, and in 2011 the UPA government set up the Naresh Chandra Committee on Defense and Security, and it suggested that if you are not going to
establish a position of CDS, then what you can do is you can empower the currently available chairman, the chief of staff committee, the chairman of the chief of staff committee, to the rank of a 4-star officer, and you can empower him or him with more authority and powers than the current powers that it holds with it. Okay, so the government of course did not do it. So currently the of course, since in during that period, the chairman of the chiefs of staff committee remained a toothless office. So what was this position? What was this position of chairman chiefs of staff committee? The senior most among the 3 services chief became the chairman of the chiefs of staff committee. So it was basically a toothless position. It was nothing. It was just a bogus position. It did not have any separate powers than that of the powers that the officer was holding by because of their own position at their service, because of their service position. Okay, so in 2015, the defense minister Manohar Parrikar also called this position as merely a figurehead, and he called it as unsatisfactory because it did not possess any actual powers, and it did not further the idea of tri-service integration, and he also called that it is an expensive position, and it is just basically a duplication of assets. Okay, so based upon that and several recommendations, the government created the position last year in August, and in 2019 of course, and the CDS was basically appointed. Okay, I think he was appointed during when PM Modi announced it in August 2020. Okay, so after that CDS position was created, and he was appointed as the General Bipin Rawat was appointed as the first CDS of India. Okay, so now let us see the next topic, which is new e-commerce rules. तो जो गवर्नमेंट है उसने ई कॉमर्स रूल्स जो है वो आइडेंटिफाई कर ली हैं और जो है उनको एक तरह से इम्प्लीमेंट करने को कहा है. ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि जो स्पेसिफिक फ्लैश सेल्स होती हैं, जो ई कॉमर्स कंपनीज जो अमेजोन फ्लिपकार्ट चलाते हैं, फ्लैश सेल्स जो है उसके ऊपर बैन लगाने को कहा है, क्योंकि उससे क्या होता है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं आ पाता. ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आपको बहुत हैवी डिस्काउंट मिलता है, जिसमें जो है बाहर के जो आपके जो सेलर्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते उतना डिस्काउंट देना, उसके ऊपर बैन लगाने की बात की गई है. ठीक है, जो कि जानबूझकर मार्केट को डिस्टॉर्ट करने के लिए ये फ्लैश सेल्स की जाती हैं. ठीक है, फिर एक फॉल बैक लाइबिलिटी की भी बात की गई है इसमें. अभी क्या होता है कि आप जब कुछ अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीदते हो और अगर वो ठीक नहीं होता तो आपको ये कंपनीज जो है वो सेलर की तरफ डायरेक्ट कर देती हैं कि उनसे आप बात करो, और क्योंकि उन्होंने आपको बेचा है. लेकिन इसमें फॉल बैक लाइबिलिटी का क्लॉज लेके आए हैं कि अगर कुछ प्रोडक्ट जो है वो सेलर ने उनको सही नहीं दिया है कस्टमर को, तो उसमें जो है ई कॉमर्स फर्म्स की भी लाइबिलिटी होगी. ठीक है, फिर ई कॉमर्स कंपनीज को कहा है कि आप सर्च रिजल्ट्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते. ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ सेलर जो आपके फेवरेट हैं उनको आप प्रेफरेंस दो अपने सर्च रिजल्ट्स में, ताकि कंज्यूमर जो है वो उन्हीं से ही खरीद पाएँ. ठीक है, फिर और भी रूल्स हैं, जैसे कि किसी भी कस्टमर की आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो बिना उसके कंसेंट के आप किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकते. ठीक है, फिर कहा है कि जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनके ऑल्टरनेटिव जो है वो कस्टमर्स को आपको प्रोवाइड करने हैं, ताकि जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं वो बिक सकें ज़्यादा. ठीक है, फिर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का जो है वो एक हिस्सा बनने के लिए भी मैंडेटरली कहा गया है ई कॉमर्स फर्म्स को. ठीक है, फिर जो एक ऑनलाइन रिटेलर होता है, जो ऑनलाइन सेलर होते हैं, जो आप बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स अपने फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे, जो भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, उनको कहा है कि उनको जो है मैंडेटरीली अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा DPIIT के पास, इससे पहले कि वो अपने आप को अपने प्रोडक्ट्स बेच सकें. ठीक है, फिर कोई भी जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर या मार्केट प्लेस, अभी कौन होते हैं, जो आपके अमेजोन या फ्लिपकार्ट हैं, ये लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर या मार्केट प्लेस होते हैं, ये कोई भी डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, किसी एक सेलर को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे सकते, सबको इक्वल रखना पड़ेगा उन्हें. ठीक है, फिर जो DPIIT की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसको फॉलो करना पड़ेगा मार्केट प्लेसेस को, जिसमें क्या है कि जो सेलर्स हैं
जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट हैं, ये खुद सेलर नहीं बन सकते, ठीक है। अगर किसी भी सेलर की ओनरशिप में फ्लिपकार्ट या अमेजोन की 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी होगी तो उसको ये माना जाएगा कि वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही उसको ओन कर रहा है और वो अलाउ नहीं होगा, ठीक है। फिर और भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें कहा है कि ई कॉमर्स कंपनीज को जो है ग्रीवेंस ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन जो है वो 24 घंटे कोऑर्डिनेशन करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ अपॉइंट करना पड़ेगा और उनको अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी ताकि साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स जो हैं वो प्रिवेंट किए जा सकें, ठीक है। फिर अगर गवर्नमेंट एजेंसी उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रही है तो उनको 72 घंटे के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन उनको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, न्यू ई कॉमर्स रूल्स। सो द गवर्नमेंट हैज proposed some changes to the e-commerce rules under the Consumer Protection Act. So let us see what are these new rules. So it is basically banning the specific flash sales which these e-commerce entities introduce so as to distort the market and distort the level playing field in the market. Okay, so they offer you some unsustainable amount of discount so that you get attracted to that specific e-commerce platform, and it distorts the market at the cost of physical retailers. Okay, there is also a new concept of fallback liability in which the e-commerce firms will also be held liable if the sellers on their platform are have failed to deliver the right products to the consumers. Okay, these e-commerce companies are also barred from manipulating search results so that they cannot favor their own sellers or the sellers which they favor. They cannot manipulate the search results so that you only get the favorable sellers on your computer screen. Okay, so there are some other rules also, such as these e-commerce platforms, they cannot share the data or the information of the consumer without the express and affirmative consent of the consumers. Okay, so they also have to provide domestic alternatives to the imported goods on their platform so that made in India products can also be sold. They have also asked the e-commerce firms to mandatorily become the part of the National Consumer Helpline under the Consumer Protection Act. Okay, any online retailer which is selling its products on the e-commerce platform, they have to mandatorily register themselves with the Department of Promotion and Industry and Department of Promotion for Industry and Internal Trade. Okay, no logistics service provider or the e-marketplace, that is these Amazon or Flipkart, they cannot provide differentiated treatment to any seller of the same category. The foreign direct investment policy for e-commerce and marketplaces also bars these e-commerce platforms to act as sellers. Okay, so what happens currently is that they buy a seller. Okay, so what was happening in case of Amazon specifically, there was a they had owned a very significant portion of Cloudtail Retail. Okay, Cloudtail India basically. So Cloudtail India was basically nothing else but a joint venture between Narayan Murthy's son-in-law and basically Narayan Murthy and between the Amazon. Okay, so it was basically Amazon acting as a seller on their own platform, and the government found about it, and now it has introduced that if these Amazon or Flipkart owns more than 10% stake in any of the seller, then that particular seller will be considered as the associated enterprise of that e-commerce platform. Okay, and which is not allowed basically. Okay, and they have also introduced some rules which are common with the new IT intermediary rules. These rules are that they have to mandatorily appoint, these e-commerce platforms have to mandatorily appoint a grievance officer, a chief compliance officer, and a nodal contact person for 24/7 coordination with the government. Okay, they have to share information with the law enforcement agencies so that cyber security incidents can be protected. And if there is any information which is sought by the government agency, these e-commerce platforms will have to provide the government the same information within 72 hours. Okay, so now let us see the next topic, which is Nishtha program. The Ministry of
ट्राइबल अफेयर्स और एनसीईआरटी ने मिलकर एक जॉइंट मिशन चलाया है, निष्ठा प्रोग्राम, जिसमें कैपेसिटी बिल्ड की जाएगी जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स उनकी, ठीक है। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स कौन से होते हैं? ये ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए जो है हाई मिडल और हाई लेवल एजुकेशन देने के लिए बनाए गए हैं। एक स्कूल में 480 स्टूडेंट्स जो हैं वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और आर्टिकल 275 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके अंदर जो ग्रांट्स दी जाती हैं स्टेट्स को, उसी के बेसिस पर ये स्कूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये निष्ठा प्रोग्राम क्या है? ये हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी है, उन्होंने इस मिशन को स्टार्ट किया था। और इसमें क्या किया जा रहा है? टीचर्स जो है उनकी जो है कैपेसिटी को बिल्ड किया जा रहा है, ताकि वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो डिवेलप कर सके, ठीक है। तो बेसिकली और क्या क्या डिवेलप करना है स्टूडेंट्स के अंदर, उनको किस जो टीचर्स को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्कूल सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें जो है उनके लिए ट्रेन किया जा रहा है टीचर्स को, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल. So now let us see this topic in English, Nishtha program. So Ministry of Tribal Affairs and NCERT both have come together for a joint mission for Nishtha program, and it is basically a capacity building program for the teachers and principals of Eklavya Model Residential Schools. And under what are these schools? EMRs. These Eklavya Model Residential Schools are basically the schools established for the scheduled tribe students to provide them middle and high level education, and these schools are established by the grants which are received by the states under Article 275(1) of the Constitution, and the maximum capacity of these schools is 480 students per school. Okay, so this Nishtha program is basically started by the Department of School Education and Literacy, and it wants to provide training to the teachers, and it is a centrally sponsored scheme of Samagra Shiksha which was introduced in 2019 and 20, and it will motivate and equip the teachers so that they can foster critical thinking in students via all these learnings. Okay, so these skills will be developed for the teachers so that they can help to foster critical thinking in the students. Okay, so now the next topic is shifting of jurisdiction of a high court. तो लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है, अब ये जो है इसको लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिनाई कर चुकी है कि हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, बट ये न्यूज़ में रहा है तो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये कहा जा रहा है कि वो लीगल ज्यूरिसडिक्शन जो उनकी अभी केरला हाई कोर्ट के अंदर आती है, वो चाहते हैं कि उसको शिफ्ट करके कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर कर दिया जाए, ठीक है। तो कैसे शिफ्ट की जाती है हाई कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है, उसको कैसे शिफ्ट किया जाता है? इसको सिर्फ एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ही जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। आर्टिकल 241 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये प्रोविजन देता है कि पार्लियामेंट एक लॉ बना के हाई कोर्ट की जो है ज्यूरिसडिक्शन को एक्सपैंड भी कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, ठीक है। तो जो सेक्शन 4 है वो ये इस चीज़ से डील करता है, इस स्पेसिफिक इंसिडेंट से डील करता है, जिसमें एक यूटी की जो हाई कोर्ट की जो उसकी एक स्टेट हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जो अगर किसी यूटी के ऊपर आती है, तो उसको हटाना या उसको एक्सटेंड करने का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 4 जो है आर्टिकल 241 के ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है उसी के अंदर जो है वो उसका प्रोविजन है, ठीक है। तो याद रखना है आप इसको कि आर्टिकल 241 जो है वो इससे डील करता है और सेक्शन 4 जो है वो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से डील करेगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, शिफ्टिंग ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट. So even though Lakshadweep administration has categorically denied this rumor, there has been a rumor or a proposal by this Lakshadweep administration that they want to shift the legal jurisdiction of the UT from Kerala High Court to Karnataka High Court. Okay, so currently they are under the Karnataka High Court, the Kerala High Court, and they want to get under the jurisdiction of the Karnataka High Court. Okay, so how it will be done in case if it's true, then how it will be done? It can only be done through an act of parliament. The article 241 of the constitution provides for this provision that parliament can make a law and shift the jurisdiction of a UT to another state's high court. Okay, and the section 4 of this specific article deals specifically with such a situation in which the UT jurisdiction under a state high court can be shifted or extended or excluded from one state to another state. Okay, or in that case to a union territory also. Okay, so this is the article which will be used in case this proposal is accepted
and the legal jurisdiction of the islands are shifted from the Kerala High Court to the Karnataka High Court. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.